नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संवाद इंडिया के मंच पर आज की चर्चा शुरू करने से पहले हमारा आप सभी से आग्रह है कि अगर आपने संवाद इंडिया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। संवाद इंडिया के मंच पर आज की चर्चा है श्रीलंका के संकट के संदर्भ में। जिस तरह श्रीलंका में आर्थिक हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि वहाँ के लोगों ने जन विद्रोह कर दिया एक तरह से, और वहाँ की सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। जिस तरह से श्रीलंका की तस्वीरें सामने आ रही हैं, श्रीलंका समाचार सामने आ रहे हैं, वह काफ़ी चिंतित करने वाले हैं कि एक सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण, एक सरकार की गलत नीतियों के कारण आज श्रीलंका की स्थिति इतनी बदहाल स्थिति पहुंच गई है कि लोगों के लिए रोज़मर्रा के जीवन यापन करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के दाम इतने बढ़ गए हैं कि वह उन्हें लेने में भी उनके सामने बड़ी चुनौती आ गई हैं, बड़ी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। साथ ही श्रीलंका के हालात जिस तरह से अस्थिर हुए हैं, उसका भारत के दृष्टिकोण से क्या महत्व है, क्योंकि भारत के पास में श्रीलंका है और श्रीलंका के अंदरूनी हालात जिस तरह से बिगड़े हैं वह भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि चीन की नापाक नज़रें लगातार श्रीलंका पर बनी हुई है और श्रीलंका को कब्जाने की नीति पर लगातार काम कर रहा है। तो ऐसे में भारत के सामने चुनौती और बढ़ गई हैं, क्योंकि भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान में जिस तरह से अस्थिरता का माहौल है वह भारत के लिए चिंतित करने वाला है। इन्हीं सभी विषयों पर हमने बात की है। पुष्पेंद्र शर्मा जी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदुस्तान समाचार पत्र के स्थानीय संपादक रहे हैं। निर्मल गुप्ता जी हैं, साहित्यकार होने के साथ साथ बड़े पत्रकार भी हैं देश के। इन दोनों वरिष्ठ पत्रकारों की नज़रें हमेशा देश विदेश की राजनीति पर लगी रहती हैं और बड़े नज़दीक से इनका अध्ययन है इन देशों की राजनीति के ऊपर। तो इसलिए हमने इन दोनों आदरणीय जनों से ये जानने की कोशिश की श्रीलंका में अंदरूनी हालात बने हुए हैं, वह भारत के लिए क्या खतरे का संकेत है, भारत को क्या सतर्कता किस तरह से बरतनी चाहिए, और श्रीलंका के हालात का सामान्य होना अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए और श्रीलंका के वासियों के लिए भी कितना जरूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें श्रीलंका में जिस तरह से अस्थिरता का माहौल बना हुआ है वह चौंकाने वाला तो है, साथ में यह दिखाता है कि जब सरकारें मूलभूत मुद्दों से अलग हट जाती हैं तो उसमें हो सकता है ये समस्या सामने आए। तो जिस तरह से वहाँ बेरोजगारी की समस्या थी, आर्थिक संकट था, वो सरकार, श्रीलंका सरकार उन मुद्दों पर एकदम आंख बंद करके बैठी रही। इसका परिणाम यह है कि वहाँ पे जन आंदोलन इतनी बड़ी तादाद में हो गया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को अपने निवास छोड़ने पर विवश होना पड़ा। और आज की स्थिति दुनिया में श्रीलंका एक ऐसा उदाहरण बन गया है जहाँ पे आर्थिक विषमताओं को लेकर, आर्थिक असमानताओं को लेकर पूरा जन विद्रोह सामने आ चुका है। तो इस संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ हैं बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र शर्मा जी, जो हिंदुस्तान समाचार पत्र के स्थानीय संपादक भी रहे हैं। उनसे जानते हैं कि श्रीलंका के जो वर्तमान हालात हैं वह श्रीलंका के अंदरूनी और वैश्विक स्तर पर उसके क्या परिणाम सामने आएंगे। पुष्पेंद्र शर्मा जी, हम जानते हैं इस विषय पर उनकी क्या राय है। प्रशांत जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जो आपने विषय लिया बड़ा इस समय संवेदनशील और ज्वलंत मुद्दा है जिससे आपने आज विषय लिया है, क्योंकि ये इतने पड़ोस में है कि इससे अगर कहीं वहाँ चिंगारी लगती है, आग उठती है तो हम इतने नज़दीक हैं कि हमें चिंतित होना स्वाभाविक है। जहाँ तक बात है संकट की, तो संकट क्यों पैदा हुआ थोड़ा सा दर्शकों को बता देते हैं। इसके पीछे थोड़ा राजनीतिक कारण भी है और कुछ सामाजिक और अनसोचे हुए कारण भी हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि श्रीलंका जो है एक जो उसकी अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था है और पर्यटन ही वहाँ का सबसे बड़ा रोजगार है। लेकिन दुर्भाग्य से जब से कोविड-19 इस दुनिया में आया तो पर्यटन का क्षेत्र ऐसा था जिसे उसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और उस वजह से अर्थव्यवस्था जो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था थी कोविड के कारण बुरी तरह से लड़खड़ा गई। इसके अलावा भी कुछ कारण बताए जाते हैं जो वहाँ के एक तो जो ये राजपक्षे परिवार है, राष्ट्रपति भी वही, खेल मंत्री भी वही, वित्त मंत्री भी उसी परिवार से, और जब ये आए थे तो ये एक कट्टरता की पृष्ठभूमि में आए थे। वहाँ पे भी बम विस्फोट हुए थे और कट्टरता की पृष्ठभूमि में आए थे। एक और नीतिगत फैसला बहुत भारी पड़ा श्रीलंका को, वो था जैविक खेती का। जैविक खेती का हम भारत में भी प्रचार प्रसार करना चाहते हैं बढ़े, लेकिन जिस तरह से एक पक्षीय इन्होंने किया और ये कहा कि आज से कोई भी उत्पादन रासायनिक खाद, कीटनाशक डलेंगे नहीं, उससे क्या हुआ कि एकदम से कृषि उत्पादन ठप पड़ गया। तो जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादन करता था वहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा हो जाना, ऊपर से पर्यटन और सबसे बड़ी बात कि राजनीतिक इच्छा शक्ति,
जब राजनीतिक इच्छा शक्ति में ये मान लिया जाए कि मैं बड़े भारी बहुमत से जीत के आया हूँ और मुझे हटाने वाला कोई नहीं है, तब ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो जनता को बहुत दिनों तक उसको झेलना पड़ता है। वो एक लाइन है ना, आपको याद होगी कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। तो वो बात यहाँ पर श्रीलंका के लिए पूरी तरह चरितार्थ होती है और उसका खामियाजा धीरे धीरे जैविक खेती का हुआ, फिर वो सांप्रदायिकरण हुआ, उस पर जीत कर आए, फिर वहाँ भ्रष्टाचार हुआ, उसके बाद कोड़ में खाद कोरोना आ गया। कोरोना ने पर्यटन वाले देशों की और देशों की भी अर्थव्यवस्था पे असर डाला था, पर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था क्योंकि पहले से ही लड़खड़ाई हुई थी, इसलिए वो और ज़्यादा लड़खड़ा गई। चाइना से उन्होंने कर्ज ले रखा है, उसके बदले उन्हें एक भूमि का हिस्सा, एक द्वीप देना पड़ गया चाइना को। और पूरे विश्व में चाहे वो IMF हो, इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो या और भी कोई संगठन हो, बैंक्स हो, उन्होंने इन्हें ऋण देने से मना कर दिया। भारत ने एक पड़ोसी का धर्म निभाते हुए जितनी यथासंभव मदद भारत कर सकता था, मदद करी है, लेकिन वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है इतने बड़े देश के लिए, और उससे कुछ नहीं होता। बहुत दिन तक वो प्रतीक्षा करते रहे। पहले प्रधानमंत्री अनिल रणसिंघे जो है वो देश छोड़कर भाग गए। आप जो है महेंद्र राजपक्षे राष्ट्रपति भी जो है देश छोड़ के भाग गए। तो ये पलायन आदमी तभी करता है जब वो ये देख लेता है कि अब कोई रास्ता बचा नहीं है, और ये जनाक्रोश आसानी से थमने वाला भी नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि ये हमारा पड़ोसी देश है और ऐसे में ऐसा ना हो कि वहाँ कहीं सैन्य शासन न लागू हो जाए। हालांकि आज कैबिनेट की बैठक हुई है और उसमें एक सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें ये मांग की गई कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का इस्तीफा दिया जाए, तब नए नेता का चुनाव हो। पर बेहतर ये होगा श्रीलंका के लिए कि वहाँ जल्दी से जल्दी प्रजातांत्रिक व्यवस्था कायम की जाए और जल्दी से जल्दी नए चुनाव हो। तब तक के लिए अंतरिम सरकार में सर्वदलीय जो समिति का गठन किया उसमें से लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी जाए, ताकि धीरे 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 धीरे, हालांकि वो बहुत लंबा सफर होगा, पर धीरे धीरे ही अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी और लोगों का आक्रोश शांत होगा। उससे पहले ऐसा होना बड़ा कठिन लग रहा है प्रचार। उम्मीद करनी चाहिए कि सब कुछ अच्छा होगा। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि श्रीलंका के जो वर्तमान हालात हैं उसने श्रीलंका के साथ साथ मतलब एक भारत के लिए भी संकट खड़ा कर दिया कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत उनका पड़ोसी राष्ट्र है और भारत के लिए श्रीलंका में हालात सामान्य होना और जनजीवन सामान्य होना, भारत के मतलब सामरिक, आर्थिक और हर तरह से, हर लिहाज से श्रीलंका में स्थिरता होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान को भारत के बहुत नज़दीकी राष्ट्र हैं और तीनों में अस्थिरता होना चीन के नापाक मंसूबों को खाद पानी देने का काम कर रहा है। कि चीन की जो नीति है कि किस तरह से भारत को घेरा जाए और वह अपने आर्थिक स्रोत के द्वारा इन सब देशों पे कहीं ना कहीं कब्जा करने की उसकी नीति भी है। ऐसे में इन अस्थिरता का फ़ायदा चीन उठाने की कोशिश में है। तो भारत के लिए क्या ऐसा सतर्कता क्या बरतनी चाहिए जिससे कि चीन की जो चालें हैं वे सफल ना हो पाएँ इन देशों के प्रति? देखिए, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल ही बयान दिया है कि श्रीलंका की स्थिति पे वो लोग नजदीकी निगाह रखे हुए हैं और उस पर और सहायता के तौर पे अभी तक काफी कुछ किया जा चुका है और पहले भी किया गया है, क्योंकि जो 3 बड़े कर्जदार हैं या जो 3 बड़े लोग हैं, देश हैं जिससे कि इसने लोन लिया है श्रीलंका ने, तो उसमें से एक हिंदुस्तान भी है। पर हिंदुस्तान की जो लोन की शर्तें हैं वो बेहद सरल है और वो सिर्फ इसलिए भी है क्योंकि हिंदुस्तान नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में चाइना अपनी नापाक जो उसकी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको पूरा कर सके। और पर ये जो चीन में जो श्रीलंका में संकट आया है, तो ये जो संकट श्रीलंका में समय चल रहा है, जो कल आपने देखा कि राष्ट्रपति भवन को भीड़ ने घेर लिया। जब भीड़, देखिए भीड़ किस क्यों घुस पाती है, इसका मतलब ये है कि एक तरह से वहां की सरकार ने अपनी सेना और अपनी पुलिस और अपने प्रशासन का विश्वास खो दिया है। ठीक है, तो और ये इस बात की भी निशानदेही है कि परिवारवादी राजनीति के दिन अब चले गए, क्योंकि वहां जो हो रहा है इस समय उसमें ले देकर है मुद्दा यही कि एक ही परिवार के 9 या शायद इससे भी ज्यादा लोग सारे प्रमुख पदों पे कहीं ना कहीं आसीन थे। और ये संकट आज से नहीं है, ये संकट 2019 में से ही लगभग शुरू हो गया था। तो उस समय इन लोगों ने जो लोन उठाया
वो एक तो बहुत महंगा लोन उठाया, और उस लोन को उठाने में भी इन लोगों ने भ्रष्टाचार करने में, अपना घर भरने में या मनी लॉन्ड्रिंग में कोई कसर कभी छोड़ी नहीं। तो ये अच्छा, चीन इस तरह से एक्सपोज हो गया। चीन ने एक तरह से देखा जाए तो एक इनका इसी लोन के नाम पे ही, लोन तो अभी जसकतस है, उसके ब्याज के नाम पे ही वो एक तरह से एक बंदरगाह हम्मन-टोटा जो है उसको लगभग हथिया लिया है। हम्मन-टोटा कौन है? जो वहाँ का राष्ट्रपति है, वो उसका ही चुनाव क्षेत्र है। अब ये देखिए, दुर्भाग्य देखिए, अब उसको हथिया लिया है। तो ये परिवारवादी मामला चलेगा नहीं। दूसरी बात ये जो छोटे छोटे मुल्क हैं, इसको एक परिवार या एक से ज्यादा परिवार मिलकर ऐसे चलाते हैं जैसे राजशाही प्रवृत्ति, जैसे और ये एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए भी वार्निंग है, आने वाले समय का ट्रेलर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान भी धीरे धीरे करके चीन के चंगुल में जाता चला जा रहा है, और वो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन पाकिस्तान भी बैंक करप्सी यानी कि दिवालिया होने के कगार पे है। और अब आप देखिए यहाँ श्रीलंका का कमाल देखिए, इसकी आबादी कितनी, 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 20 लाख की आबादी के ऊपर लोन कितना है, $50 मिलियन, $50 मिलियन, 2 करोड़ 20 लाख लोगों के ऊपर कर्ज। अच्छा, गड़बड़ अच्छा, इमीडिएट गड़बड़ कैसे हुई? इमीडिएट गड़बड़ ऐसे हुई कि ईस्टर पे ये जो वहाँ के वो हैं जो जिहादी, उन्होंने धमाके किए और चर्च में धमाके किए। तो ये श्रीलंका का रोज मतलब आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत है पर्यटन, और मतलब एक तरह से देखा जाए तो तीसरे नंबर का स्रोत पर्यटन ही है। तो उस जमाने में जब ये हुआ, धमाके नहीं हुए थे, तो औसतन इनके देश में 56 लाख विदेशी आते थे हर साल, और अब आज की तारीख में वो संख्या घटते घटते 1,26,000 रह गई। ये लोग क्यों घट गए? जहां पर भी अस्थिरता होगी, जहां पर अनसर्टेनिटी होगी, जहां पर हिंसा होगी, उस देश में दुनिया का कोई आदमी जाना नहीं चाहता। श्रीलंका को में लोग जाते थे, वहां के जो बुद्धिज्म की जो छवि है, विश्वव्यापी छवि है शांति की, उसकी वजह से वहां जाते थे। पर दूसरी बात ये, इन्होंने ये भी बहुत खराब किया कि LTTE को दबाना या उसको कंट्रोल करना, वो तो एक चीज थी। वहां पर 3 तरह के लोग हैं, एक श्रीलंका के मूल निवासी, दूसरे जैसे वो सिंगरी जो उड़ीसा से बतौर मजदूर वहां गए थे और वहीं बस गए, और तीसरे तमिल जो वहां पर हैं। और तमिलनाडु में, और आपको पता ही है कि 55 किलोमीटर का शायद एक पैच है जिससे नाव में बैठ के ये तमिलनाडु से श्रीलंका पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ी गड़बड़ है, और ये संकट अभी आसानी से, अच्छा जब तक ये मारकाट रहेगी, ये मारामार रहेगी, लोग घुस जाएंगे और प्रधानमंत्री निवास पे आग लगा देते, एक चीज, प्रधानमंत्री के निजी निवास पे आग लगा देना, इसका एक अलग मैसेज है। उसके निजी निवास में आग लगा दी। अब आग लगा दी तो अब जो लोन देने वाली वर्ल्ड बॉडीज है जैसा IMF वगैरह है, जब तक हालात ऐसे हैं तब तक वो लोन देना तो दूर, लोन के ऊपर किसी भी स्तर पे निगोशिएट ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रहा है। भाई मैं बताऊं, मैं किसी को भी, यदि मेरे पास पैसा है, मैं किसी को भी लोन जब दूंगा ना, जब उसके घर में, उसके बिजनेस में अमन चैन होगा, बिल्कुल ठीक बात, या फिर ये कानून का राज होगा। ऐसे अराजकता में कोई ऐसे, यही इंडिया का भी है। इंडिया आज की तारीख में श्रीलंका कोई मतलब जैसे कहा जाए कि मानसिक मदद चाहे जो कर रहा हो, पर कोई आर्थिक मदद फिलहाल बड़ी आर्थिक मदद नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर आज की तारीख में जो अराजकता है उसके चलते कोई योजना बनाना संभव नहीं है। और जब कोई योजना नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हम मान लो आटा चक्की लगाने चलते हैं, आटा चक्की के लिए प्रोजेक्ट बनाई जाती है, उसमें देखा जाता है ये मशीन इतने की है, इसका कच्चा माल इतने 3 महीने में इतने की जरूरत पड़ेगी, इसकी ये औसतन ये कीमत होगी, बिजली का खर्चा इतना आएगा, मजदूरी इतनी जाएगी। फिर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं,
तो उसी आधार पे बैंक जो है आपकी किस्तें तय करता है, उसी हिसाब पे लोनिंग करता है। और यही बात कमोबेश देशों के मामले में भी लागू होती है। IMF को लोग कहते हैं ना कि वो बड़ी कठिन शर्तें लगाता है। वो कठिन शर्तें इसलिए लगाता है कि ताकि जो लोन तुमने उठाया है वो लोन तुम चुका सको। वरना सरकारें क्या किस चक्कर में रहती हैं, जैसे केजरीवाल है, कहीं भी जाते हैं बिजली माफ, फलाना माफ, ढिमकाना माफ, या हमारी कोई भी सरकार हो, या अनाज एक राशन कार्ड से मिलेगा और एक बिना राशन कार्ड के मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई? ये जो तुम खैरात कर रहे हो, ये कहाँ से आ रहा है पैसा? पैसा हमारे और आप जैसे पढ़नी चोट उसकी बेसिकली भाई हमारे और आपका जो ब्याज जो वो है टैक्सेशन का पैसा है, उसी वहीं से तो आ रहा है। ये जो रोज ऐलान कर देते हैं, कोई भी कर देता है, चाहे सरकार में हो कि ना हो, हम ये कर देंगे। कोई पूछे हमसे मतलब क्या है? हम कहाँ से ले आओगे? कहाँ से ला रहे हो? पैसा कहाँ से लाओगे? और हिंदुस्तान तो खैर यहाँ श्रीलंका की तो समस्या काफी मल्टी एथनिक है, अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग लोगों की सोच है। और सबसे बड़ा मुद्दा इस समय है जब परिवारवादी राजनीति के तहत जो भ्रष्टाचार वहां हुआ है, उसकी भरपाई ये मुल्क कम से कम आने वाली 1 शताब्दी तक करेगा, तब भी पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ा खतरा यही है, कहीं दोबारा से ये जो द्वीप है, ये द्वीप जो है किसी बड़े मुल्क की कॉलोनी बन के न रह जाए। जैसे इंग्लैंड ने एक समय पे बहुत सारे मुल्कों को अपनी कॉलोनी बना लिया था। ये खतरा श्रीलंका में पूरी तरह से मौजूद है। जैसा हम समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी है, बढ़ती महंगाई है, उन मुद्दों पर जब सरकारें ध्यान देना बंद करके सांप्रदायिक उन्माद की अगर राजनीति करने लगती है, श्रीलंका के हालात उसका नमूना तो नहीं है? हाँ बिल्कुल ये उसी को नमूना है। लोकतंत्र में प्रॉब्लम क्या है? सिरों की गिनती होती है, विचारों की गिनती नहीं होती। आज अपने ही मुल्क में देख लीजिए, विचार देखिए, मैं बताऊं, आपका ही चैनल है, आपके चैनल पे अभी 50 लाख वो इस पे वो आ जाएंगे, सब्सक्राइबर आ जाएंगे, बशर्ते आप जैसी जो अजमेर का जो खादिम है, चिश्ती के फलाने ढमकाने बते रहे, वो इस तरह के हमारे हिंदुओं में भी बहुत है, वो इस तरह की बातें करने लगे, आपका करने लगी और जोर जोर से चीखने लगी, ये उन्होंने हिंदुओं को मार दिया और श्रीलंका में ये हो गया और फलाना हो गया। तो बाकी सारी बातें जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, जैसे रोजगार है, जैसे शिक्षा है, जैसे चिकित्सा है, ये सारी चीज तो चली जाएगी, ये तो बातें गौड़ हो जाएंगी और रह जाएगा क्या? ये रह जाएगा ये जो उन्माद और ये जो आपकी चीख पुकार ये रह जाएगी। ये बिल्कुल पुष्पेंद्र जी का सही कह रहे थे कि एक तरफा से मतलब क्या हो गया? आप तासुबी हो जाइए, आप कट्टर हो जाइए, आप उसमें से अपनी बातों में से लॉजिक को निकाल के एक तरफ कर दीजिए, ऐतिहासिक सच्चाइयों को एक तरफ कर दीजिए और सिर्फ झूठ का डंका इतनी जोर से बजाइए कि और कोई चीज सुनाई ना दे। तो ये श्रीलंका इसी का फल भोग रहा है। श्रीलंका चूंकि एक छोटा मुल्क है, तो ये होगा, ये पूरी आशंका है मुझे तो कि ये मुल्क किसी न किसी देश का एक तरह से देखा जाए है, ये सामरिक तौर पे डिफेंस के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है, अपने बंदरगाह के और अपनी लोकेशन के हिसाब से। तो यदि कोई महाशक्ति ने इस पे, चाइना तो ले ही रहा है, चाइना के मुकाबले किसी और ने दिलचस्पी भी लेनी शुरू कर दी, तब क्या होगा? तब सारी बातें तो चली जाएंगी बैकग्राउंड पे। और जैसे बेचारा ये यूक्रेन में हो रहा है, यूक्रेन क्या है? रणस्थल है, बाकी लोग खेल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं और कुछ भी नहीं है। यही हो गया है, तो बिल्कुल यही हो गया कि यूक्रेन जैसी स्थिति श्रीलंका में ना दोहराई जाए महाशक्तियों के द्वारा, ऐसी संभावनाएं भी प्रबल दिन प्रतिदिन होती जा रही है। बिल्कुल होती जा रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं। और ये कहीं पे ऐसा ना हो कि ये एक तरह से प्लेग्राउंड बन जाए और हमारे जो अमेरिकन भाई जो वहाँ बैठे हैं, वॉशिंगटन में बैठे हैं, या रूस वाले जो मॉस्को में बैठे हैं, वो वहाँ बैठ के, ये लेनिनग्राद में बैठे हैं, वो यहाँ पर आदमियों को मारने का वीडियो गेम खेलने लगे। वीडियो गेम क्या होता है? आपने ड्रोन उड़ा दिया, ड्रोन पे आप बैठे हुए यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, सही कह रहा है भाई वीडियो गेम है। और
और देखा हो अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्या खेला, वीडियो गेम ही तो खेला। यही हुआ है वहाँ पे भी, यही हुआ है, वहाँ पे यही हुआ है। यही हुआ है। और वैसे भी ना ये सब लड़ाई का इस समय आज मैन टू मैन लड़ाई नहीं होनी है। अब लड़ाई कैसी होनी है, रसायनों की होनी है, केमिकल तरीके बदल गए हैं। और जैसे ये जो कोरोना है, कभी कभी शक होता है कि ये भी एक तरह से केमिकल वारफेयर ही है, उसी का अंग है। ये दवाइयों के जरिए जीन्स में छेड़खानी करके और बहुत सारी, यदि इस पे पूरा अध्ययन किया जाए तो इतने हैं कि आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये आशंका पूरी है, जिस तरह तकनीक का युग है, जिस तरह सब कुछ संभव है कि कुछ पता नहीं किस तरह से कोई देश। कल मुझे एक एम्बुलेंस वाला मिला, वो एम्बुलेंस वाला इसलिए ये सोच के बड़ा खुश था कि कोरोना दोबारा आ रहा है। अच्छा। आप सोचिए, अरे ये सोच का हमारा लेवल क्या चला गया। हमारा पूरा खैरनगर खुश है कि वो दोबारा बीमारी दोबारा आ रही है। हम अपने व्यापारिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि मुनाफा उन्होंने इस कदर कमाया है उसमें। आप ये देखो ना, आपने भी शायद एक दो को भोगा होगा कि जब कोई युद्ध होता है तो सबसे पहले ये जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं ये महंगी हो जाती है। कोई पूछे कि इसका युद्ध से, युद्ध में इस्तेमाल होने वाले शस्त्रों से क्या नमक का, चाय की पत्ती का, चीनी का क्या लेना देना है, तो कौन बढ़ाता है? कालाबाजारी करने वाले मौका देखते हैं इन चीजों का, कालाबाजारी करने वालों को मौका मिल जाता है। और चूंकि उस समय पैनिक क्रिएट हो जाता है और लोगों को लगता है कि आने वाले समय में शायद ये सब चीजें मिलनी बंद हो जाए। यही एग्जैक्टली मैंने इसलिए उदाहरण दिया, श्रीलंका में भी यही हो रहा है। जो चीजें वहां उपलब्ध भी हैं उनकी भी कालाबाजारी हो रही है। अब देखो वहां मिल तो सभी कुछ रहा है ना, बस मिलने को वहां भिंडी भी मिल रही है, 400 रुपए किलो मिल रही है। हाँ, इस जो रेट आसमान छू गए हैं उसके पीछे हमारे माशरे में, हमारे यहाँ भी, देश में भी एक तबका ऐसा है जिसे कोई चीज खरीदने के लिए दाम पूछने की जरूरत ही नहीं है। वो एक फल वाले के पास रोकते हैं, शीशा नीचे से उतार के इतना सा कहते हैं ये इतने किलो दे देना, फिर वो पैसे तो उसकी वो काउंटिंग करने की भी जरूरत ही समझते और निकालते और दे देते। ये जो है विडंबना कि एक वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच में आर्थिक अंतराल इतना बड़ा है, असमानताएं हैं। तो ये जो अमीर लोग हैं ये गरीबों का हिस्सा भी, क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसा है। भाई देखो, एक आदमी के पास एक 50 गज का 30 गज का मकान नहीं है। एक आदमी ऐसा है जो 17, 18, 20, 25 फ्लैट जो है उस पर कब्जा करे हुए। तो एक तरह से देखा जाए तो ये स्टोरेज तो मकानों की भी तो स्टोरेज हो रही है। बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसकी भी तो कालाबाजारी हो रही है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, बड़ा संकट है ये, जैसा आपने कहा कि एक वैश्विक स्तर पे के संकट के साथ साथ अंदरूनी हालातों पे जिस तरह से भाई साहब इस समय जो हमारे जो सोच है ना वैचारिक, उसमें भी बड़ा खोट आ गया, बहुत खोट आ गया। और ये जो सोशल मीडिया आया है, इसके जरिए जो अच्छी चीजें सामने आनी चाहिए थी वो तो आ रही हैं या आ रही होंगी, पर उससे ज्यादा जो नेगेटिव चीजें हैं आज की तारीख में क्या है, ऐसे लोग जो बड़े बड़े पदों पर रहे, आज वो रिटायर्ड है, अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए ऐसे इंटरव्यू दे रहे हैं। आप सुनो तो सिर पकड़ लो, सोचो, अपने आप से पूछो कि इतने बड़े पद पे इस आदमी को किसी ने भेजा कैसे या किस आधार पे ये इस पद पे पहुंच गया था। कुतर्क करने की जो एक परंपरा सी बन गई है कि हाँ जी, सही उम्र से अलग हटके कुतर्क को बढ़ावा दिया। उनको एक लड़का था जर्मनी में 19 साल का, और जो हवाई जहाज उड़ाना भी नहीं जानता था, और उसने ऐसे ही लोगों से पूछ पाछ के सीख के और एक एयरपोर्ट से एक छोटा हवाई जहाज चोरी करा और फ्रैंकफर्ट की जो हाईवे था उसको उतार दिया। अब उसको लोगों ने गोदी में उठा लिया और वाह वाह वाह। मैं कह रहा हूँ इसमें वाह वाह की क्या बात है, जिस आदमी ने हजारों लोगों की जान से खेल दिया, डाल दी, तो इसमें काहे की वाह वाह। आज की तारीख में यही हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की हम चर्चा को विराम देते हैं। और आपने देखा कि निर्मल गुप्ता जी ने और पुष्पेंद्र शर्मा जी ने कितने सार्थक विश्लेषण श्रीलंका की स्थिति को लेकर किया है, और इनके बातों से, इनके विश्लेषण से यह बखूबी हम सबको पता चलता है कि श्रीलंका के वर्तमान हालत कितने चिंता करने वाले हैं, भारत के लिए कितना महत्व रखते हैं। भारत के दृष्टिकोण के लिहाज से हम यही कामना करते हैं श्रीलंका की स्थिति जल्दी से जल्दी सामान्य हो
और वहाँ पे एक ऐसी अच्छी सरकार बने जो जनहित की नीति बनाए, जिससे कि वहाँ पे जन समस्याओं को सुलझाने में भी सहायता मिले और साथ ही वहाँ के लोगों को जो जीवन है वह भी खुशहाली की तरफ बढ़े, खुशहाली का वातावरण बन सके। हमारा आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद देने के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।